हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस और मैंने आपको शायद ये बात बता दी थी कि ये चैप्टर इजी है और एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन भी आता है। सर बहुत बढ़िया बात कही आपने। अच्छा, मजाक उड़ा रहे हो। मैंने आपसे कहा था कि इसमें सेक्शन 5 to 9 होता है। हाँ सर, आपने कहा था पहले सेक्शन 6 पढ़ेंगे, आगे बढ़ो। अच्छा, मैंने ये भी कहा था कि सेक्शन 6 में हम रेजिडेंशियल स्टेटस हर एक पर्सन का निकालेंगे। हाँ सर, आपने कहा था उसमें इंडिविजुअल का टाइम सबसे ज्यादा लगेगा और इंडिविजुअल का आपने एक क्लास लगा दी और खत्म भी नहीं किया, उसी को आज आपने कंटिन्यू करना है। तो वेरी वेरी गुड। तो जो आपने पढ़ा था वही मैं आज रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद आगे चलूंगा, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस आज हम कंप्लीट करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। सर और हमें आपकी बातों पर यकीन नहीं है, आप खत्म करोगे आज, ये नहीं करोगे। मैंने कहा अच्छा, तो क्या करें? तो सर आप एक काम करो, आप हमें ये बताओ कि आज जो आप हमें बताने वाले हो, तो पहले तो मैं आपको जो बताने वाला हूं वो पुरानी क्लास से लिंक करने वाला हूं, ये मान करके कि आपने रिवाइज कर रखा है। ठीक है, तो सर रिवाइज कर रखा है हमने, इसमें कौन सी बात है। तो सेक्शन 5 to सेक्शन 9 की बात करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बुक से कुछ दिखाया नहीं था, तो पहले मैं जरा बुक से उतना रिवाइज कर लूं, फिर आगे बढ़ता हूं। सर बुक कहती है, हम जब बुक के पास जाते हैं, हमारी ये प्यारी गिरीश आहूजा सर की बुक है, तो गिरीश आहूजा जी कहते हैं कि कपूर साहब, क्या आपने बच्चों को ये बताया था कि हमने सेक्शन 4 के अंदर बात की थी कि जब हम इनकम की बात करेंगे तो इनकम के लिए सेक्शन 5 का रेफरेंस लेना होगा। मैंने कहा हाँ, मैंने ये बात बच्चों को अच्छे से बता दी थी कि भाई सेक्शन 4 में जब आप जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ था कि सेक्शन 5 में रेफरेंस लेना होता है। मैंने कहा आपने नहीं लिखा, मैंने लास्ट क्लास की स्टार्टिंग में बच्चों को दिखा दिया था। ठीक है जी। फिर आहूजा जी कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, मेरी गलतियां मत बताओ, मैं बताऊं तुम्हारी गलतियां। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपसे ये कहा था कि पहले हम सेक्शन 5 पर कितनी भी चर्चा कर लें आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सेक्शन 5 का रेफरेंस सेक्शन 6 के साथ है। इसीलिए मैंने कहा था पहले हम सेक्शन 6 पढ़ेंगे। तो इसीलिए सेक्शन 5 का रेफरेंस 6 के साथ था, तो हमने 5 को छोड़ दिया। ये सारा का सारा सेक्शन 5 है बुक में, जो कि सेक्शन वाइज पहले आता है, लेकिन लर्निंग का तरीका है कि इसको हम 6 के बाद पढ़ेंगे। तो ये आएगा, अभी हमने छोड़ा नहीं है, ये आएगा। सेक्शन 6 क्या था? सर सेक्शन 6 होता था रेजिडेंशियल स्टेटस। और जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा था कुछ बातें ध्यान रखना, जो कि यहां पर आपको अपनी टेम्परेरी मेमोरी में डालनी है, परमानेंट मेमोरी में नहीं डालनी, जनरल बातें हैं। यहां लिखा हुआ है कि भाई रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो हर कैटेगरी के पर्सन का अलग से निकाला जाएगा। तो यानी 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन है, उन सबका अलग अलग निकलेगा। रेजिडेंशियल स्टेटस हमेशा प्रीवियस ईयर के लिए निकाला जाएगा, ये बात बताई थी। रेजिडेंशियल स्टेटस हर प्रीवियस ईयर के लिए निकाला जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट प्रीवियस ईयर में स्टेटस कुछ और हो, करंट प्रीवियस ईयर में स्टेटस बदल गया हो। ठीक है। फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है कि भाई स्टेटस हर इनकम का अलग अलग नहीं होगा, किसी एक इनकम का भी स्टेटस अगर आपने निकाल लिया तो वो सब पर एप्लीकेबल होगा। फिर लिखा है कि एक पर्सन हो सकता है एक से ज्यादा कंट्री का रेजिडेंट हो जाए, ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। इसके क्या इंपैक्ट होंगे उसकी भी चर्चा होगी। फिर ये बुक आपको बता रही है कि भाई सिटीजनशिप की बात मत करना। हमने कहीं भी सिटीजनशिप का नाम नहीं लिया था, हमने तो रेजिडेंशियल स्टेटस का नाम लिया था। रेजिडेंशियल स्टेटस सिटीजनशिप से अलग होता है। सिटीजनशिप किसी को किसी भी कंट्री में बाय बर्थ मिलती है, या फिर कुछ रूल्स होते हैं, माइग्रेशन किया हो तो इतने सालों से आप रह रहे हैं उस हिसाब से मिलती है। लेकिन इनकम टैक्स सिटीजनशिप के ऊपर बेस्ड नहीं है, वो रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर बेस्ड होता है। It is the duty of the assessee to place all material facts before assessing officer to enable him to determine his correct residential status। वो कह रहे कि भाई यहां पर अपनी गर्दन पे चाकू खुद रखना, अपनी सारी जानकारी सच सच बताना। तो ये थ्योरेटिकल बात है, इसका कोई मतलब नहीं है, हम सारी बातें सच सच बताते हैं सरकार को। अच्छा जी। फिर बुक कह रही है कि भाई जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करेंगे तो हम शुरुआत इंडिविजुअल से करेंगे। इंडिविजुअल का स्टेटस जब हम निकालेंगे तो पहले चेक करेंगे कि वो रेजिडेंट है या वो नॉन रेजिडेंट है। मैंने लास्ट क्लास में आपको डायग्रामेटिकली ये बात बताई थी।
लेकिन यहां पर याद रखने की बात यह है कि इंडिविजुअल और एचयूएफ इन दोनों के केस में रेजिडेंट कोई स्टेटस नहीं होता। रेजिडेंट के बाद फर्दर चेक करना पड़ता है कि वो ऑर्डिनरी था या नॉट ऑर्डिनरी था। रेजिडेंट चेक करने के लिए दो कंडीशन होती हैं, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी फिर दो कंडीशन होती हैं। पिछली क्लास में मैंने रेजिडेंट वाली दो कंडीशन बताई थी, अगर याद है तो बताओ। सर जो दो कंडीशन थी वो ये थी, उन्हें आप कहते थे बेसिक कंडीशंस, और उस बेसिक कंडीशन में लिखा था कि यदि दोनों में से कोई एक कंडीशन आपने पूरी कर दी तो हम आपको रेजिडेंट कहेंगे। उसमें पहली कंडीशन होती थी कि क्या आप इंडिया में 182 डेज या उससे अधिक के लिए भारत में थे, यानी 182 डेज थे तो भी आप रेजिडेंट हैं, 182 से ज्यादा थे तो भी आप रेजिडेंट हैं। अगर आप कहते हैं कि सर मैं 182 डेज के लिए नहीं था मेरे प्रीवियस ईयर में, तो फिर वो कहेंगे कि ठीक है, क्या उस प्रीवियस ईयर में आप 60 दिन से ज्यादा थे, 60 दिन या 60 दिन से ज्यादा, 60 थे तो भी काउंट हो जाएगा। मैंने कहा था, लेकिन ये कंडीशन अधूरी है। इसके साथ साथ इसी कंडीशन में एक बात और जोड़ी गई थी कि इससे पीछे के 4 सालों में भी सर हम देखेंगे कि आप रेजिडेंट थे या आप रेजिडेंट नहीं थे। तो हमारी जो ये कंडीशन नंबर बी होती है ये आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में इसके ऊपर बहुत मतलब कंसंट्रेशन इसके ऊपर किया था, फोकस किया था, आपको समझाया था कि हाँ इसको याद रखना, कहीं 60 डेज से आप आंसर मत निकालना। 60 डेज प्रीवियस ईयर और उसके पीछे के 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज। सर हमें तो ये भी याद है कि आपने ये बताया था कि ये कंडीशन नंबर बी 3 केसेस में अप्लाई नहीं होती। वो 3 केसेस होते हैं, क्या आप इंडियन सिटीजन हैं और एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, ये पहली कंडीशन। यहां पर मैं कुछ एडिशन करना चाहता हूं। बुक में लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब केवल सर्विस नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी उन्होंने इसमें कंसीडर किया है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि आप इंडिया छोड़ करके अगर विदेश में अपना बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं तो भी आपको यह एग्जेम्पशन दी जा रही है। तो आप ध्यान रखना कि यहां पर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है। तो मैं यहां से रीड करता हूं, इंडिविजुअल जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, प्रीवियस ईयर में छोड़ के जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। यहां लिखा है कि अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन अभी यहां नहीं है, बट यहां पर बुक में लिखा हुआ था, आगे चल के हो सकता है आ जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब केवल जॉब से नहीं है। अगर आप अपना बिजनेस नया स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं तो वो काउंट होगा, लेकिन अगर आपका बिजनेस इंडिया में है और बिजनेस के लिए टूर लगाने के लिए बाहर जाते हैं वो इसमें काउंट नहीं होने वाला। मीनिंग देयर बाय कि जो व्यापारी अपने बिजनेस के रिस्पेक्ट में टूर लगाते रहते हैं बाहर, कभी चाइना चले गए, कभी ताइवान चले गए, कभी सिंगापुर चले गए, कभी कहीं और चले गए, वो कह रहे हम भी तो बिजनेस टूर से जाते रहते हैं, तो उनके लिए ये कंडीशन नहीं हटाई गई सर। और ये कंडीशन आपने हटाई थी सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप है, उसके ऊपर भी ये कंडीशन नहीं लगेगी, 182 डेज वाली कंडीशन ही एप्लीकेबल होगी। तीसरा आपने बताया था कि एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया है जो फॉरेन में सेटल हो गए हैं, जब वो इंडिया में विजिट करने आएंगे उन पर नहीं लगेगी। एक आपने बताया था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब वो व्यक्ति जो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, 3 जनरेशन तक की बातें हैं, अगर वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे तो हम उसको यहां पर लेकर के चलेंगे। अब इसके ऊपर क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए नहीं थे तो आज हम करेंगे, लेकिन आपने 1-2 बातें इसमें अभी और ऐड करनी है, फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं। वो कहते हैं कि ये जो ऊपर की कंडीशन हमने ये बताई है ना, इनको हम कैटेगरी ए कंडीशन बोलते हैं। मैंने कहा हाँ, इसको आप बेसिक कंडीशन भी बोलते हो। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। अब वो कह रहे हैं कि जो इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर होते हैं ना शिप के, उनके केस में एक एक्सप्लेनेशन है जो कि आपको जाननी चाहिए। वो कह रहे हैं अगर इंडिविजुअल हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन बाउंड शिप है, अभी मतलब सारा समझाएंगे, चिंता की बात नहीं है। लीविंग इंडिया, द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया शेल इन द रिस्पेक्ट ऑफ सच वॉइस बी डिटरमिन्ड इन द सब्जेक्ट टू कंडीशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब। मतलब उन्होंने कुछ बात कही और वो बात अधूरी कही। उन्होंने कहा कि वो इंडियन सिटीजन जो मेंबर ऑफ क्रू हैं
वो फॉरेन बाउंड शिप पर जाएंगे तो उनके डेज की काउंटिंग के कुछ रूल्स और कंडीशंस होंगे, लेकिन वो रूल्स और कंडीशंस वो यहां पर बताई नहीं उन्होंने। अब मैं उनको मेल लिखूंगा कि सर उनको यहां बता देते, कहां बताइए, हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो चलो हम उनकी बात ढूंढेंगे। हमने अपनी जो शीट हम आपको रिटर्न नोट्स दे रहे हैं उसमें मैंने इसको रूल को कॉपी कर दिया है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं। ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं कि हम पढ़ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जिस प्रीवियस ईयर का आप अपना स्टेटस निकाल रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि जब आप अपना ये रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे तो स्टे के बारे में ये जान लेना कि स्टे का कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है। मैं बता चुका था कि आप आए चले गए, फिर आए फिर चले गए, तो जब जब आते गए हम सबको जोड़ते जाएंगे। फिर वो कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ डेज हम गिन लेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आपका स्टे एक ही जगह पे हो। आप कह रहे हैं मैं तो दिल्ली में इतने दिन रहा, फिर बॉम्बे चला गया, फिर महाराष्ट्र चला गया, घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, कभी यूपी में था, कभी मैं कश्मीर में था, कभी मैं कन्याकुमारी में था। तो आप घूमते रहे इंडिया में, तो हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वो बॉम्बे में 90 डेज के लिए थे, फिर वापस इंडिया से बाहर चले गए, फिर वापस आए और वो 120 दिन तक रहे। तो भाई एक साल के अंदर जितनी बार आप आए जितनी बार आप गए हम सबको जोड़ लेंगे। हमारे केस में ये 210 दिन का बनेगा, ये हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जब आप 182 डेज की काउंटिंग करते हैं तो जब वो इंडिविजुअल इंडिया में एंटर करता है और जब वो इंडिया से बाहर जाता है, ये दोनों ही दिन हम काउंट करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप मार्क कर लें। लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि ये ऐसा ब्लाइंड रूल नहीं है कि वो व्यक्ति जब इंडिया में आया वो भी दिन काउंट करूं, जब वो गया तो वो भी दिन काउंट करूं। वो कहते हैं कि दरअसल अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ आवर्स दिए हुए हैं, अगर क्वेश्चन कहता है कि वो 10 तारीख को इंडिया में आया लेकिन 10 तारीख को वो इंडिया में 8 घंटे के लिए था, 8 आवर्स, तो मैं 8 आवर्स को काउंट करूंगा। लेकिन अगर वो ये कहेगा क्वेश्चन कि वो 10th को इंडिया में आया और आवर्स की जानकारी दी नहीं है, तो मैं पूरा का पूरा दिन इंडिया का काउंट कर लूंगा। मैं कहूंगा एक दिन हो गया 10 तारीख। इसका मतलब आवर्स की इंफॉर्मेशन है तो आप आवर्स को इंक्लूड करना और 24 घंटों को मिला के एक दिन कर देना। और अगर आवर्स की जानकारी नहीं है, मोस्टली क्वेश्चन में वो देता नहीं है क्योंकि इससे फर्क पड़ता नहीं है, तो हम जिस दिन आया वो भी काउंट करेंगे, जिस दिन गया वो भी काउंट करेंगे। ये थ्योरेटिकल बात है। प्रैक्टिकली तो ऑब्वियसली पासपोर्ट साथ होता है तो हम घंटों को लेकर के ही बात करते हैं। थ्योरी में इतनी जिदबाजी नहीं है। प्लेस एंड पर्पस ऑफ स्टे इन इंडिया इज इमटेरियल। प्रेजेंस इन टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया वुड ऑल्सो बी रिगार्डेड एज प्रेजेंस इन इंडिया। अब ये इंडिया की जब डेफिनेशन पढ़ाई जाती है तो ये बताया जाता है कि इंडिया का मतलब केवल इंडिया की लैंड नहीं है। वो जो इंडिया के साथ में वाटर है ना, वाटर, उसको भी हम लोग इंडिया में ही काउंट करते हैं। तो इंडिया की डेफिनेशन है, आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, हम लोग भी पढ़ेंगे, यहां नहीं पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे। तो वहां पर क्या होता है कि इंडिया की जो बेस लाइन है, मतलब जो मैं आपको वहां से दिखाता हूं, रुको। लास्ट क्लास में भी तो हमने आपको दिखाई थी ना इंडिया के एक मैप के साथ। मैं कोशिश करता हूं वो मैप वाली फिगर अगर मैं दोबारा मिल जाए तो। 2 सेकंड रुकिए। अरे भाई हम बाद में आपको रेट करेंगे। आइए ये देखिए सर, ये सारा तो आपने कैसा कर दिया है। चलिए यहां से हमने रबड़ लिया और इसको हमने यहां से मिटाना शुरू किया। सर ये तो रब नहीं हो रहा। ये अभी मैं अगर गूगल सर्च करूंगा तो और अच्छा मैप आपको वाटर वाला दिखा सकता हूं जिसमें वाटर सारा ब्लू ब्लू होता है। लेकिन अब यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो लाइन है ना, ये बेस लाइन है। इस बेस लाइन से अगर हम बात करें तो इस बेस लाइन के इधर जो ये इंडियन ओशियन है, तो इस ओशियन के अंदर उन्होंने ये 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया होता है। 12 नॉटिकल माइल के बाद 24 नॉटिकल माइल्स होता है, फिर ये जो है 200 नॉटिकल माइल्स तक भी होता है। तो अभी मैं इंडिया की डेफिनेशन की गहराई में नहीं जा रहा। दरअसल हर कंट्री कहती है कि भैया ये पानी का हिस्सा जो है ना ये मेरा पार्ट है। ऐसे इंडिया भी कहती है कि भैया हमने भी ये रूल बना रखा है कि इतनी दूरी तक ये हमारी इंडिया का पार्ट है। इसका मतलब अगर यहां पर पानी के अंदर कोई व्यक्ति कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा हो, फिशिंग का काम कर रहा हो, कोई शिप्स की रिपेयरिंग का काम कर रहा हो, कोई शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा हो, कोई शिप्स को किसी और तरीके की सर्विस दे रहा हो, ठीक है, किसी ने टावर लगा रखे हो या कोई यहां पर ऑयल निकालने का काम कर रहा हो, तो ऐसी एक्टिविटीज कर रहा होता है तो वो इंडिया का ही पार्ट मान लिया जाता है। और
एक व्यक्ति कहता है कि भैया मैं तो मछली पकड़ने जाता हूं और समुद्र में ही रहता हूं, तो वो जो समुद्र का जो दायरा है वो इंडिया के अंदर का है, तो इसीलिए आपको हम इंडिया का ही पार्ट मानेंगे। अब क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं लैंड के बारे में कि कितना किलोमीटर है, लेकिन ये जब हम इंडिया की डेफिनेशन की बात करते हैं तो वहां पर किलोमीटर नहीं, इंटरनेशनली नॉटिकल माइल्स का यूज किया जाता है। और जहां तक मुझे अभी ध्यान आ रहा है 1 नॉटिकल माइल जो होता है वो 1 किलोमीटर से बड़ा होता है, शायद 1.82 किलोमीटर होता है। तो बुक में कहीं ना कहीं आ जाएगा। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति टेरिटोरियल वाटर में है, या फिर वो व्यक्ति कॉन्टिनेंटल शेल्फ में है, या वो व्यक्ति एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी है, और ये तीनों के तीनों पानी की उस समुद्र के अंदर की बात, गहराई की बात कर रहे हैं, तो पानी में, समुद्र के नीचे हैं, हवा में है, तो आप इंडिया में हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आजकल आपको चल रहा है, चाइना के साथ लद्दाख में बातें चल रही हैं, तो वो कहते हैं कि भाई तुम हमारी कंट्री के एयर स्पेस में हो। तो एयर स्पेस का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी लैंड के एयर स्पेस में, वो उस पानी वाले एयर स्पेस में भी एंटर करेंगे तो भी ये माना जाएगा उन्होंने इंडिया में एंटर किया है। और इसी बात का झगड़ा भी है चाइना के साथ कि वो अपनी शिप लेके इन समुद्र के रास्ते इनमें घूमता रहता है, अपनी दादागिरी दिखाता रहता है। खैर, यहां देखिए ये एम्प्लॉयमेंट की बात यहां पर आहूजा जी ने बताई है कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है। ठीक, यहां तक की बातें पढ़ने के बाद, रिवाइज करने के बाद, अब हम चलते हैं अपनी बुक के पास, और सॉरी अपने नोट्स के पास। तो नोट्स के अंदर हमने आपको ये सारी की सारी बातें एक बार फिर से रिवाइज करा दी। ठीक है, कि 3 एक्सेप्शंस हैं जब ये आपकी हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ये मैंने ब्लैक कलर से वो एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी है जो कि अभी आपको बुक में दिखाई नहीं दे रही थी। ठीक है, इसको भी अभी हम पढ़ेंगे, थोड़ी देर में पढ़ेंगे। यानी कि यहां पर जब हमारे को आहूजा जी ने ये कहा था कि भाई इंडिविजुअल जो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, मेंबर ऑफ क्रू होगा, इंडियन बाउंड शिप का जो कि भारत छोड़ के जा रही है या भारत में आ रही है, उसके लिए डिटरमिन करने के लिए कुछ रूल्स कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड हैं, लेकिन वो उन्होंने यहां बताए नहीं है। हो सकता है आगे कहीं बताए हो, तो मैंने वहां पर आपके लिए इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के साथ साथ अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो कि सर ये काम कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा मैं बताता हूं, रुकिए जरा। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं जिससे आपको रूल्स भी रिवाइज हो जाएं और जिससे आपको हमारी बातें जो हैं वो समझ में आ जाएं। ओके, ठीक है। तो सर शुरुआत कहां से करेंगे? ये देखिए, आहूजा जी कह रहे हैं अ सिटीजन ऑफ यूएसए, इंडियन सिटीजन नहीं है, ये कौन है? सिटीजन ऑफ यूएसए, यानी इसके ऊपर एक्सेप्शन तो लग नहीं सकती। तो ए यूएस का सिटीजन है, क्योंकि इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो मैं ये चेक करूंगा कि मेरे प्रीवियस ईयर 1920 में क्या ये 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में था। अगर ये नहीं था तो फिर एक और कंडीशन है कि क्या ये प्रीवियस ईयर 1920 में 60 डेज और उससे पीछे के 4 साल, यानी 1819, 1718, 1617 और 1516, इन सब में 365 डेज और उससे मोर, ये मुझे चेक करना है। तो ये कहलाएगा रेजिडेंट, इस पे कोई एक्सेप्शन एप्लीकेबल नहीं हो सकती। तो इसके लिए क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ डेज दे दे तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर वो ना दे तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है। अ सिटीजन ऑफ यूएसए हैज बीन स्टेइंग इन इंडिया सिंस 1991, तो 1991 से रह रहे। He leaves India on 16th of July 2019 on visit to USA and return on 4th January 2020, determine his residential status. तो आपने अपने माइंड में या रफ में एक डायग्राम बनाना है कि भाई ये 1920 की बात कर रही है और यहां कहा गया है कि वो इंडिया से चला जाता है 16/7 को। इसका मतलब वो अप्रैल में, मई में, जून में और जुलाई में इंडिया में था। अप्रैल में होते हैं 30 डेज, मई में होते हैं 31, जून में होते हैं 30 और जुलाई में वो क्वेश्चन कह रहा है कि वो 16th को गया है। आपको दिखाई दे रहा है वो 16th को गया है। अब अगर वो 16th को गया है और मुझे नंबर ऑफ आवर्स नहीं दिए हैं तो मैं 16th को काउंट करूंगा या नहीं करूंगा, ये बताइए। काउंट करूंगा, तो काउंट करूंगा तो मैं 16th को भी इसमें इंक्लूड कर लूंगा।
तो ये आएगा 6 and 1 7, और इसके नंबर ऑफ डेज जब हम काउंट करेंगे तो 3 3 9 1 10, 107 दिन। फिर सर वो इंडिया में वापिस आता है, कब वापिस आता है? 4 जनवरी 2020 को। इसका मतलब वो जनवरी में था, फेब में था और मार्च में भी था। अब जब मैं जैन लूंगा तो मैं 4 को भी इंक्लूड करूंगा। इसका मतलब जनवरी की अगर मैं बात करूं तो जनवरी के 1st, 2nd और 3rd 3 दिन मुझे नहीं लेने, बाकी सारे दिन मुझे लेने हैं। तो यहां लूंगा जनवरी के 31 में से 3 दिन माइनस करूंगा। 4 दिन 4th को आ रहा है, 4th को माइनस नहीं किया क्योंकि 4th को मैं इंक्लूड करना चाहता हूं। तो 31 माइनस 3 मेरे ख्याल से ये हो जाएंगे 28। स्टिल मैं कैलकुलेटर चेक कर लेता हूं कि मैं गलत तो नहीं कर रहा। यस। और सर फरवरी में अब की बार लीप ईयर है तो 29 है, कोई और ईयर होगा तो 28 होंगे, और मार्च के हो गए 31। 9 और 1 10, 18, 1 कैरी और 3 2 5 और 3 8, तो 107 प्लस 88, 8 and 7 59, 195। तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया। बट आंसर को आप ऐसे प्रेजेंट नहीं करेंगे जैसे हमने अभी लिख दिया, आपको आंसर को बहुत प्रॉपरली प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, आंसर को प्रॉपरली प्रेजेंट करने के लिए आपको अपनी कैलकुलेशन ढंग से दिखानी पड़ेगी, जैसे बुक ने दिखा रखी है। आपको प्रॉपर रूल लिख के बताना पड़ेगा कि सेक्शन 6(1) में लिखा गया है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल को हम कब कहते हैं, जब वो दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब आंसर लिखने में आपको बहुत टाइम लगने वाला है। पहले आप दोनों कंडीशन मेंशन करेंगे, फिर आप लिखेंगे कि इसने कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई कर दी है, और फिर आप लिखेंगे कि कंडीशन नंबर 2 को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। ये सारी की सारी बात आपको बुक में भी लिख के दिखाई है, तो आंसर कैसे प्रेजेंट करना है वो आपको समझना होगा। ठीक है, नाउ सर अब मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर मैं आपको चलो एक नया पेज ऐड करता हूं और फिर नए पेज पर मैं आपको ये कैलकुलेशन भी करके दिखाता हूं। ठीक है, देखिए अभी तक हमने ये समझ लिया कि इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो हमने ये चेक करना है क्या ये इंडिविजुअल रेजिडेंट है या ये इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट है। अगर ये नॉन रेजिडेंट निकल जाता तो ये एंड ऑफ द रोड है, रोड खत्म हो गई, कुछ बात नहीं होगी। लेकिन ये तो सर रेजिडेंट निकल आया, और इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में रेजिडेंट कोई आखिरी पड़ाव नहीं होता। अब आपको क्योंकि ये रेजिडेंट निकल आया है तो अब आपको फर्दर ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये व्यक्ति ऑर्डिनरी रेजिडेंट था या ये व्यक्ति नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट था, ये भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यानी या तो स्टेटस ROR होगा, या स्टेटस RNOR होगा, या स्टेटस NR होगा। अगर आप ये लिख दोगे इंडिविजुअली सेट टू बी रेजिडेंट और सोचोगे कि आपको मार्क्स मिल जाए, तो मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि आपने तो आधा आंसर निकाला है। इसका लॉ में कहीं यूज नहीं होगा। लॉ कहता है कि भाई या तो ये या ये, अब ये भी डिसाइड करके बताओ। तो सर कब हम पर्सन को ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलेंगे, कब हम पर्सन को नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलेंगे, तो यहां पर क्या है, यहां पर अब लॉ कहता है कि अब हम आपको 2 और एडिशनल कंडीशंस बताने जा रहे हैं। ठीक है, 2 और एडिशनल कंडीशंस बताने जा रहे हैं। कंडीशन नंबर A, कंडीशन नंबर B, और ये कंडीशन 6(6) में लिखी हुई है। तो सर एक पर्सन कब ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट तब होगा जब वो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, यानी कि दोनों कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर दे तो वो कहलाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सर अगर वो एक करे दूसरी ना करे, या वो दोनों ही ना करें, तो इन सब केसेस के अंदर वो बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो बनेगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब सर ये 2 कंडीशंस क्या हैं, अब ये 2 कंडीशंस कहती हैं कि अब आपने चेक क्या करना है, 6(6) में आपने चेक क्या करना है, ये चेक करना है एक कंडीशन नंबर A, एक कंडीशन नंबर B। आपने चेक ये करना है कि जो भी आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, मैंने कहा जी मेरा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है 19-20, वो कहते भाई इसके पीछे के 10 सालों में जाओ, इसके पीछे के 10 सालों में जाओ और हर साल का स्टेटस चेक करो।
अगर वो 2 बार भी रेजिडेंट है, अगर वो 2 बार रेजिडेंट है तो यानी वो ये वाली कंडीशन फुलफिल करता है। अगर वो 2 से ज्यादा है तो वो ये कंडीशन फुलफिल करता है। अगर वो 2 से कम है, मतलब 1 बार है या 1 बार भी नहीं है, तो इसका मतलब पहली कंडीशन उसने फुलफिल नहीं की। अगर पहली फुलफिल नहीं की तो बात खत्म हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर जो है उसके पीछे के 7 सालों में चेक करो क्या वो 730 दिन तक इंडिया में था। ये 2 कंडीशंस हैं। तो मैं यहां से पहले आपको ये कंडीशन पढ़ाने की कोशिश करता हूं। शुरू में ही बता दिया था कि भाई ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो होता है जो दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, और ये 2 कंडीशन सेक्शन 6(6) में लिखी हुई हैं। ठीक है, इसका ये समरी चार्ट है जो कि हम बाद में चर्चा करेंगे। अब यहां पढ़िए, यहां लिखा है एन इंडिविजुअल इज रेजिडेंट इफ एन इंडिविजुअल इज रेजिडेंट। अगर वो रेजिडेंट है तो आपको फर्दर चेक करना है क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होता है? एक इंडिविजुअल अगर वो रेजिडेंट निकल आए तो हम उसे ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलते हैं अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। दोनों कंडीशन क्या है? ही मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया इन 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। यानी जिस प्रीवियस ईयर का स्टेटस आप निकालना चाहते हैं उसके पीछे के 10 सालों में जाइए, चेक कीजिए क्या वो कम से कम 2 बार रेजिडेंट निकल के आता है। अगर वो निकल के आता है तो वो पहली कंडीशन को फुलफिल करता है। ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर 730 days और मोर ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। और वो इसके पिछले 7 सालों में क्या वो 730 दिन या उससे अधिक भारत में था, क्या वो ये कंडीशन भी फुलफिल करता है? हाँ, अगर ये दोनों फुलफिल करेगा तो ऑर्डिनरी है, बाकी सारे केसेस में नॉट ऑर्डिनरी है। अच्छा, कंडीशन कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी लेंथी है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन 2 मिनट हम कुछ और बातें आपके साथ कर लेते हैं। सर मैं तो कॉलेज का विद्यार्थी हूं, जो आप पढ़ाते हो पढ़ लिया, बात खत्म, ज्यादा दिमाग खपाता ही नहीं हो। मैंने कहा बेटे अगर आप प्रोफेशनल भी हो तो भी दिमाग खपाना नहीं चाहिए। सरकार को चाहिए कि लॉ इतने सरल कर दे कि इंसान जीवन का आनंद उठाए। लेकिन क्या करूं, अगर लॉ सरल हो जाए तो क्या आप मेरे पास पढ़ने आएंगे? कभी नहीं। अगर लॉ सरल हो जाए तो बाहर चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत सारी बातें हो जाएंगी। इसलिए लॉ सरकार कहती है भैया हम तो आसान लिखेंगे नहीं, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। अब क्या होता है कि बच्चा जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है वो ये जानता है कि ये लॉ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए मेरा प्रोफेशन जिंदा है। तो प्रोफेशनल स्टूडेंट ना कई बार क्या करता है, वो कहता है कि सर मैं ना ओरिजिनल इनकम टैक्स एक्ट उठा के देखूंगा। अब विद्यार्थी करेगा सर मैं कितना खर्चा करूं, तो वो गूगल भी कर सकता है, गूगल पे लिख लीजिए इनकम टैक्स एक्ट, और उस बच्चे ने सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 गूगल करके एक्ट के अंदर खोल लिया। अब वो कह रहा है कि सर एक्ट के अंदर तो कंडीशन कुछ और लिखी है और आप कुछ और कह रहे हो। बेटे एक्ट के अंदर इस कंडीशन को नेगेटिव फॉर्म में लिखा गया है। अब आपको वहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने ओरिजिनल एक्ट खोल के पढ़ा तो ओरिजिनल एक्ट के अंदर नेगेटिव तरीके से कंडीशन लिखी है जो कि पढ़ने में दिक्कत दे रही थी, इसीलिए हम उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करके आपको समझा रहे हैं। तो जब हमने उसको पॉजिटिव कन्वर्ट किया तो रिजल्ट ये निकल के आया कि पिछले 10 सालों में 2 बार अगर वो रेजिडेंट है और साथ ही साथ पिछले 7 सालों में अगर वो 730 दिन या उससे अधिक है तो हम उसे नाम दे देंगे रेजिडेंट। इसका मतलब सर एक प्रीवियस ईयर निकालने के लिए, सॉरी एक रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए पहले तो प्रीवियस ईयर के दिन चेक करूंगा, मैंने कहा। फिर उसके बाद में आपने पिछली कंडीशन में पिछले 4 सालों की बात की थी, हाँ यहां पर आपने 7 साल और 10 सालों की बात कर दी, यानी कि 11 सालों का आंकड़ा मुझे देखना पड़ जाएगा। एक्सट्रीम केसेस में देखना पड़ सकता है, तो ये कैलकुलेशन लेंथी है। और सर आप कह रहे हो जब आंसर लिखूंगा तो पहले लॉ बताऊंगा, फिर कैलकुलेशन बताऊंगा, फिर उसके बाद अपना रिजल्ट दूंगा, तो आंसर लिखना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। आई कांट हेल्प इट, वो आपको करना पड़ेगा। चलो सर अब आप तो बन गए हो टीचर, इसलिए आप कह के चले जाओगे और हमें उलझा दोगे, ठीक है। आइए जी, अब हम चलते हैं अपने वापिस क्वेश्चन के पास। और हमारे क्वेश्चन ने कहा था कि भाई जो मेरा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है 1920, इसमें ये व्यक्ति 195 डेज तक इंडिया में था, इसीलिए ये बन गया रेजिडेंट। और इसी वजह से अब मुझे 2 कंडीशन और चेक करनी है। अब मुझे चेक करना है पीछे के 10 साल, तो मैंने कहा भाई इससे पीछे पहले आएगा 18 और 19, ठीक है।
चाहे आप ऐसे उल्टी गिनती लिख लो, चाहे सीधी गिनती लिख लो, ऐसे लिख लो, चलो 1 2 3 4, क्या फर्क पड़ता है। यहां हो गया 17 18। अब सर सवाल ये उठता है कि ये बताओ कि 18 19 के अंदर मैं कैसे चेक करूं कि वो रेजिडेंट था कि नॉन रेजिडेंट था। तो मैंने कहा फिर से वही दो कंडीशन आपको लगानी है, क्या वो 182 डेज या 60 प्लस प्रीवियस 4 इयर्स, ये कंडीशन लगानी पड़ जाएगी मुझे। तो पहले तो चेक करना पड़ेगा। अब हमारा क्वेश्चन हमें क्या कहता था, हमारा क्वेश्चन ये कहता था कि वो जो सिटीजन है वो भारत में 1991 से रह रहा है और वो इंडिया छोड़ के जाता है प्रीवियस ईयर के अंदर। इसका मतलब ये है, मैं ये सेफली एज्यूम कर सकता हूं कि 19-20 वर्ष में वो 365 दिन यहां था, यानी वो मेरी ये वाली बेसिक कंडीशन को फुलफिल आराम से कर रहा है। दूसरी मैं चेक नहीं करूंगा, मैं लिख दूंगा ये रेजिडेंट है। यानी रेजिडेंट की कंडीशन मेरी वही है, बस मुझे उस पीछे वाले प्रीवियस ईयर पे भी इसको लगा के चेक करना है। सर तो 17-18 में भी यही रहा होगा, वो 365 दिन इंडिया में रहा, तो पहली कंडीशन वो फुलफिल करता है, वो रेजिडेंट हो गया। मुझे पिछले 10 सालों तक चेक करना है, लेकिन कंडीशन कह रही थी क्या वो 10 सालों में 2 बार भी रेजिडेंट है। मैंने कहा तो लॉ कहता है कि अब आपको तीसरा साल चौथा साल चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा काम तो यहां पर कंप्लीट हो गया। यानी उसने जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट की पहली कंडीशन थी वो फुलफिल कर दी। ठीक है, अब सर उसकी दूसरी कंडीशन क्या थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि पीछे के 4 सालों में जाइए, तो पीछे के 4 साल हुए 18 19 17 18 16 17 और 15 16। यहां पर वो 365 डेज था, यहां पर वो 365 डेज था, यहां पर 365, यहां पर 365, 5 6 और 7 सालों तक जाना है। 7 सालों में 730 डेज चाहिए, जबकि मेरी मैथमेटिक्स कहती है कि 2 ही सालों में 730 दिन पूरे हो चुके हैं, तो आगे की बात लिखने की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए क्वेश्चन सिंपल ड्राफ्ट किया गया, आपको तंग करने के लिए ड्राफ्ट नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर आपको प्रॉपरली लिख करके देना होगा। सर एक क्वेश्चन में हम संतुष्ट नहीं है, तो आपके पास बुक हैं, ढेरों बुक हैं, दोस्तों से जो मर्जी बुक लीजिए, जो मर्जी पूछिए, करते जाइए, किसने मना किया। मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराने की कोशिश करता हूं। बुक कह रही है मिस क्लिंटन, अब बिल क्लिंटन जी चले गए लेकिन क्वेश्चन बने हुए हैं। मिसिस क्लिंटन एन अमेरिकन सिटीजन कम्स टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम इन द प्रीवियस ईयर 14-15। अब भाई इसके लिए प्रॉब्लम के लिए मुझे यहां पर डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन तो मैं करूंगा 19 और 20 का, प्रीवियस ईयर 19-20 का। ये हो गया 18, ये हो गया 17, ये हो गया 16, ये हो गया 15 और इसके भी पीछे जाना पड़ेगा, ये हो गया 14। मिसिस क्लिंटन अमेरिकन सिटीजन है, यानी उनके ऊपर एक्सेप्शन अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, कम्स टू इंडिया फॉर फर्स्ट ईयर इन द प्रीवियस ईयर 14-15 फॉर 120 दिन, वो 120 डेज के लिए इस प्रीवियस ईयर में इंडिया में रही हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 शी स्टेड इन इंडिया फॉर 150 डेज, 100 डेज, 120 डेज, 190 डेज और 94 डेज। ठीक है, डिटरमिन हर रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 20 एंड 21। तो ये अनसॉल्व क्वेश्चन है, वो आपको करने के लिए कह रहे हैं। अब मैं इसको अगर प्रॉपरली सॉल्व करता हूं तो बहुत समय लगेगा, तो मैं आपको समझाऊंगा कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। पहले तो हमने देखना है कि क्या वो रेजिडेंट है। तो हमारे पास यहां पर 2 कंडीशंस आती हैं, मुझे चेक ये करना है क्या प्रीवियस ईयर 19-20 में वो 182 डेज की कंडीशन को फुलफिल करती हैं। अगर आप यहां देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है जी मैं तो केवल 94 डेज के लिए इंडिया में रही हूं, यानी कि वो पहली कंडीशन को फुलफिल नहीं करती। लेकिन लॉ कहता है कि अगर वो पहली कंडीशन फुलफिल नहीं करती तो दूसरी कंडीशन ये कहती है कि प्रीवियस ईयर 19-20 में मोर देन 60 और साथ ही साथ पीछे के 4 साल, यानी कि ये इसमें आप चेक कीजिए। मैंने कहा जी यहां पर तो 94 डेज हो गए, ठीक है, और यहां पर उनका पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां था 190, यहां था 120, यहां था 100 और यहां था 150। तो 0 9 and 2 11, 11 and 5 16, 1 कैरी 1 2 3 4 5 5 60। इसका मतलब ये
कि क्या वो पिछले 4 सालों में मोर देन 365 डेज, ये कंडीशन को वो पूरा कर रही हैं? यस सर, वो इस कंडीशन को पूरा कर रही है। इसका मतलब वो कंडीशन नंबर 6(1) की जो सेकंड कंडीशन है उसको पूरा का पूरा कंडीशन को वो फुलफिल कर रही हैं, इसीलिए वो बन जाएंगी रेजिडेंट। अब क्योंकि वो रेजिडेंट बन गई तो ये मेरा आंसर खत्म नहीं होता, अब मुझे चेक करना पड़ेगा, उनकी 2 और कंडीशंस मुझे जाके चेक करनी पड़ेंगी। इनका हमने नाम दिया हुआ है एडिशनल कंडीशन, और यहां पर लिखा है कि भाई ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सेक्शन अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो छोड़ देना। यहां कंडीशन ये कहती है कि ये चेक कीजिए क्या वो पीछे के 10 सालों में 2 बार रेजिडेंट थी। तो मैंने कहा ये पहले मैं चेक करूंगा 18-19 में। यहां सीधा सीधा लिखा है 190 डेज तक वो इंडिया में थी। इसका मतलब ये कि भाई यहां पर तो वो रेजिडेंट बन गई। अब बात की गई सर 17-18 में। 17-18 में वो 120 डेज तक इंडिया में थी, यानी वो 60 डेज वाली कंडीशन मुझे चेक करनी पड़ेगी। अगर 60 डेज है तो पीछे के 4 साल मुझे चाहिए। अब बताओ इसके पीछे के 4 प्रीवियस ईयर में उनका पैटर्न क्या था? सर उनका पैटर्न था 100 दिन, 150 दिन और 120 दिन, और उससे पीछे की हमारे पास हिस्ट्री नहीं है। तो मैंने चेक किया 100 दिन, 150, 250, 250 प्लस 120, ये कितना हो गया 370 डेज। इसका मतलब वो वर्ष 17-18 में 6(1)(b) वाली कंडीशन को संतुष्ट कर देती हैं, तो वो रेजिडेंट हो जाती हैं। यानी पिछले 10 सालों में अगर पीछे का पैटर्न सारा 0-0 भी मानते हुए चलूं तो मेरे को 2 रेजिडेंट चाहिए थे, 2 रेजिडेंट मेरे मिल गए। ठीक है, तो अब एक और कंडीशन चेक करनी है मुझे। ये कंडीशन कहती है कि लास्ट 7 ईयर्स में क्या वो 770 डेज तक या उससे अधिक इंडिया में थी। तो मैंने कहा मैं पैटर्न को चेक करता हूं। 190, 120, 100, 150, उसके बाद 000 है। तो 9 and 2 11 and 5 16, 9 2 11 और 5 16, 1 2 3 4 और 5। सर वो जो है ना ये वाली कंडीशन संतुष्ट नहीं कर रही, ये कर रही है लेकिन ये नहीं कर रही। तो यानी कि ये जो दोनों कंडीशन का रूल था ये फॉलो नहीं हुआ। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि वो रेजिडेंट तो हैं लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। तो आपको लिखना पड़ेगा किस रूल से आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा कि शी इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। लेकिन हम केवल ये आंसर लिख देंगे तो वो संतुष्ट नहीं होगा, वो कहेगा कि भाई आपने बताया तो है नहीं। तो ये सारी बात आपको लिखनी पड़ेगी। अब ये कैसे लिखी जाएगी, तो ये बुक आपको 1-2 इलस्ट्रेशंस में करके दिखाएगी। तो यानी कि ये क्वेश्चन होते सिंपल हैं लेकिन इन्हें अटेम्प्ट करने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास बुक में ऐसे और कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब बुक का कहना है कि इंडियन सिटीजन एंड बिजनेसमैन श्री राजगोपाल हु रीसाइड्स इन जयपुर, जयपुर रजवाड़ों का शहर राजस्थान में आता है, राजपूत, वेंट टू जर्मनी फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। यानी इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। वेंट टू जर्मनी फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस ऑन 15th of August 2019। बताओ छुट्टी वाले दिन, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन ये फ्लाइट पकड़ के गए हैं। क्वेश्चन है। एंड केम बैक टू इंडिया ऑन 10th of November 2020। अच्छा जी, 2021 में लौट के आते हैं। ही हैज नेवर बीन आउट ऑफ इंडिया, यानी वो पहले हमेशा इंडिया में ही थे, बाहर कभी पहली बार ही गए हैं। डिटरमिन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ श्री राजगोपाल फॉर असेसमेंट ईयर 2021। व्हाट विल बी योर आंसर इफ ही हैड गॉन ऑन अ लेयर ट्रिप। अब इसके लिए पहले तो हम अपने माइंड में रूल्स डेवलप करेंगे कि भाई हमारे पास 2 केसेस बनते हैं सेक्शन 6(1) में। एक तो बनता है कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर, और दूसरा बनता है प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर प्लस लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स में 365 डेज और मोर।
क्योंकि ए केस की अगर मैं बात करता हूं तो ए केस में क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो इंडियन सिटीजन है, और वो इंडियन सिटीजन है और वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जर्मनी जा रहा है। यानी ए केस में मुझे ये कंडीशन नहीं देखनी, सिर्फ ये कंडीशन देखनी है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 2019 में ये कितने दिन था। तो 30, 31, फिर 30, फिर 31, और ये 15 अगस्त को ये चला गया। उसके बाद ये टिल मार्च 2020 तक ये वापस लौट के नहीं आया, ये मार्च 20 के बाद लौट के आया है। तो इसका टोटल करेंगे हम, ये हो गया 7 और ये 3, 3, 6, 3, 9, 12 और 1, 13, 137 डेज। ठीक है, ये आते हैं 137 डेज। तो यानी कि ये कंडीशन नंबर ए से ही रेजिडेंट बन सकता था, ये रेजिडेंट बना नहीं, आगे मुझे चेक करना नहीं। तो इसका मतलब क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये कंडीशन एप्लीकेबल हो नहीं रही, तो ही विल बिकम नॉन रेजिडेंट। लेकिन आंसर आपको प्रॉपरली प्रेजेंट करना पड़ेगा, और वो कैसे प्रेजेंट करना है आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि एक पर्सन is resident if he fulfills one of these two conditions, since he is Indian citizen leaving for the purpose of employment, so condition number 2 is not applicable, and he is not satisfying condition number 1 also. So since he is not satisfying both the conditions, he is non-resident. ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। सर बुक ने तो शॉर्टकट में ही मार दिया, तो ठीक है, बुक है, हम अपना सुझाव आपको दे सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। सर अगर केस नंबर बी होता, केस नंबर बी कह रहा था क्या आपका आंसर बदल जाता अगर वो घूमने फिरने जा रहा था, हाँ, तो भाई उसकी पहली कंडीशन नहीं लगी तो दूसरी कंडीशन में चेक करता। दूसरी कंडीशन कह रही है कि वो प्रीवियस ईयर 1920 में 137 डेज है, और उसके पीछे के 4 सालों में, पीछे के 4 सालों में वो तो हर साल 365 डेज, हर साल पूरा का पूरा इंडिया में ही था, इसीलिए वो दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है। अगर वो दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो फिर हम उसकी और 2 कंडीशन देखेंगे जो कि 6 में लिखी हुई हैं। वो कहती हैं कि क्या वो 10 में 2 बार रेजिडेंट है। आंसर इज यस। 10 में 2 बार रेजिडेंट कैसे है, जब वो 365 डेज इंडिया में ही रहता है तो इसका मतलब वो 10 में से 2 बार रेजिडेंट तो ऑब्वियसली बन गया। और सर 7 सालों में 770 डेज, वो भी बन गया, क्योंकि 365 डेज 1 साल में होते हैं, 2 सालों में ही 770 हो जाएंगे। तो अगर ये केस होता बी केस, तो बी केस में उसका रेजिडेंट होने के साथ साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट का स्टेटस निकल के आता। ठीक है, धीरे धीरे आप समझेंगे। अगर आप नहीं भी समझ पा रहे हैं तो 2, 4, 5 क्वेश्चन जब आप करेंगे आप बातों को समझते जाएंगे। सर इलस्ट्रेशन नंबर 2.3 है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 2.3 मिसिस क्लिंटन जैसी है, आप इसको कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई खास बात नहीं लग रही। उन्होंने पूरी कैलकुलेशन करके दिखाई है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, रिकी पॉन्टिंग एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं जो कि इंडिया में 100 दिन हर साल आते हैं। 2006, 2007 से अब तो रिकी पॉन्टिंग रहे नहीं, मतलब रिटायर हो चुके हैं, तो अब वो एक्टिव क्रिकेट में नहीं है। तो फिर भी जो क्वेश्चन बना हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सारी वर्किंग्स आपको, इसका प्रिंट आउट नहीं मिलेगा, ये आपको खुद से करनी है, क्योंकि सिर्फ स्क्रीन पर देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो सब्जेक्ट समझ में नहीं आने वाला। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2.4 ये कहता है कि जो हमारी बेसिक कंडीशंस हैं, ये अभी हमारा कैलकुलेशन पार्ट चल रहा है, वो कहता है कि भाई 2 कंडीशंस हैं आपके पास। पहली कंडीशन है 182 डेज और मोर, और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि जिसमें हम प्रीवियस ईयर 1920 में 60 डेज और मोर ये देखेंगे, और प्लस लास्ट के 4 इयर्स में 365 डेज और मोर देखेंगे। तो क्योंकि रिकी पॉन्टिंग एवरी ईयर 100 डेज के लिए आता है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो साफ दिखाई दे रही है कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी।
लेकिन ये वाली कंडीशन 100 प्लस 400 ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तो यानी कि 6-1 की सेकंड बेसिक कंडीशन रिकी पॉन्टिंग की फुलफिल हो जाएगी। अब इसकी फुलफिल हो जाने के बाद मुझे फिर चेक करना पड़ेगा कि पिछले, यहां पर होगा पिछले 7 प्रीवियस ईयर्स में 770 डेज, ठीक है। तो यहां पर साफ दिखाई दे रहा है 7 इंटू 100 700 डेज, यानी ये वाली कंडीशन तो पिटने वाली है। और यहां पे लिखा होता है कि भाई जी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अच्छा सर, अगर मैं ये वाली चेक करता तो पहले चेक करता प्रीवियस ईयर 18-19 में, और ऊपर का मेरा पैटर्न बता रहा है कि जब उसके 100 डेज की कंडीशन फिक्स चल रही है, तो यानी कि 18-19 में भी उसकी ए कंडीशन पिटेगी और बी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। फिर उसके बाद 17-18 में भी अगर आप चेक कर लो तो उसकी ए कंडीशन पिटेगी, बी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। बी कंडीशन क्या होती है? करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ज्यादा और उसके पीछे के 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज से ज्यादा। तो अगर आप इसको चेक करोगे तो वो फुलफिल कर रही है। तो यानी कि अब हमसे पूछा जाएगा कि रिकी पॉन्टिंग का फाइनली स्टेटस है क्या। हम कहेंगे कि देखो, रिकी पॉन्टिंग का पहला हमने बेसिक कंडीशन चेक की जिसमें ए और बी में से बी कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी कि वो यहां से पता चला रेजिडेंट है। जब हम आगे गए तो उसकी ये एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, एक फुलफिल नहीं हो रही, यानी वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। तो यानी हम उसे कहेंगे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन को सर चेंज करके 100 की जगह 110 डेज कर दें, तो 110 डेज करने से होगा क्या? ये 700 की जगह 770 दिन हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो मैंने जो बात जल्दी में कह दी, वीडियो रोक के लिख के आराम से सोचो तो आपको समझ में आ जाएगी। ये क्वेश्चन भी आगे कहीं ना कहीं बुक में दिया होगा। तो आपकी बुक में इसी तरीके से अभी और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन सबको आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से प्रैक्टिस करना होगा। इवन और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, तब आप इसका रूल लगाना सीख पाएंगे, तब आप इसका आंसर देना सीख पाएंगे, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब सर इलस्ट्रेशन नंबर 2.5 क्या कह रही है, पढ़ते हैं। एक्स केम टू इंडिया फ्रॉम अमेरिका फॉर फर्स्ट टाइम ऑन 10th October. He returns to his country after staying in India up to 5 जुलाई 2020. Will he be resident for assessment year 2021? मैं आपको बताता हूं, दरअसल ये हमारा करंट प्रीवियस ईयर चल रहा है 1920 और अगला प्रीवियस ईयर होगा 2021। हम पहले तो अपने इस प्रीवियस ईयर में देखेंगे और फिर हम अपने इस प्रीवियस ईयर में देखेंगे। ये दोनों अलग अलग हैं। तो अगर एक पर्सन यहां आए और यहां से आके यहां जाए, हो सकता है वो यहां पर 181 डेज रहे, यहां पर भी वो 181 डेज रहे, ठीक है। यहां पर वो इंडिया में आता है और यहां पर वो इंडिया से जाता है। लेकिन हमने अपनी कंडीशन देखनी होती है यहां से लेकर यहां तक एक बार और यहां से लेकर यहां तक एक बार। तो एक व्यक्ति कंटिन्यूअसली देखा जाए तो 362 डेज तक इंडिया में रह सकता है बिना उसका रेजिडेंट बने हुए। उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि वो इस तरीके से आए कि एक साल खत्म हो रहा हो और दूसरा साल शुरू हो रहा हो, ठीक है। तो आपने जब क्वेश्चन का आंसर करना है तो वो ईयर वाइज करना है। हमारे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जी वो 10 अक्टूबर को आया था, तो इसका मतलब पहले मैं यहां तक की बात करूं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अक्टूबर में होते हैं हमारे पास 31 डेज, इसमें से वो 10 तारीख को आया है तो 9 डेज बाहर कर देने हैं। पहली बात आपने समझनी है कि 10th को मैं इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि आर्स यहां पर दिए हुए नहीं है। तो 31 - 9 ये हो गया 22, ये हो गया 30, ये हो गया 31, ये हो गया 31। क्योंकि ये लीप ईयर है तो ये 29 और 31। 2 और 1 3 1 4 1 5 9 और 5 14 1 3 3 6 3 9 3 12 12 और 3 15 15 और 2 17। मेरे हिसाब से आ रहे हैं 174 डेज। और आप देख सकते हैं ये 174 डेज, ठीक है। यानी ये इस ईयर में हो गया नॉन रेजिडेंट। फिर अगले साल में भी अगर ये क्वेश्चन जा रहा होता तो 5 जुलाई यानी अप्रैल, मई, जून और जुलाई के 5 दिन, तो 30 31 30 और 5 6 96।
यानी कि ये यहां पर कंटिन्यूअसली 180 और 9 270 दिन कंटिन्यूअस इंडिया में रह के जा रहा है, फिर भी ये रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट बनेगा। सिमिलरली इन सभी क्वेश्चंस को आपने पढ़ना है और आपने इनको धीरे धीरे इनको समझना है। डेज कैसे काउंट करने हैं ये सारे आपको बताने हैं। आप जिस भी बुक से आप करना चाहें उस बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए, इस बुक से भी कीजिए और भी बुक से कीजिए। HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस बाकियों का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मेरे पास जाते जाते एक छोटा सा मुद्दा रह गया है, वो मुझे आपको बताना है, क्योंकि हमारी बुक ने जो एक्सेप्शन में क्रू मेंबर की बात थी उसको ठीक से कवर अप नहीं किया हुआ, इसीलिए मैं जाते जाते पहले इसकी चर्चा कर दूं। ये समरी वाला चार्ट जो हमने बनाया था लास्ट क्लास और अब की क्लास का, ये समरी वाला चार्ट भी समझ लीजिए। मैं रेजिडेंशियल स्टेटस किसका निकाल रहा हूं? इंडिविजुअल का। तो इंडिविजुअल में सबसे पहले सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 अप्लाई होता है। इसमें लिखा था कि पर्सन रेजिडेंट है अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा रहे रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, या दूसरी कंडीशन कहती थी 60 डेज इन प्रीवियस ईयर और 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, इस प्रीवियस ईयर के पीछे के 4 सालों में। ये ठीक है। यहां पे लिखा हुआ था और का मतलब था कि कोई एक कंडीशन पूरी कर देना। अगर आपने कोई एक कंडीशन पूरी की तो आप रेजिडेंट हो, अगर आपने दोनों ही कंडीशन पूरी नहीं की तो आप नॉन रेजिडेंट हो। मेरे ख्याल से अब तक बच्चे इस बात को समझ गए, नहीं समझे तो प्रैक्टिस करनी है और क्या। हाँ, इसमें सीरियस कुछ भी नहीं है। सर कैसी बात करते हो, हमें तो इतना याद हो गया, कहने की बात नहीं, प्रैक्टिस करनी है। जो जहां से मौका मिल पाए, अगर एग्जाम का प्रेशर नहीं है तो पहले खूब प्रैक्टिस करो इनकम टैक्स में, और एग्जाम का प्रेशर है तो सीधी सीधी बात करेंगे। सर अगर यहां से वो रेजिडेंट निकल आता है तो फिर मुझे आगे जाना है, और फिर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में 2 कंडीशंस हैं जो कि कहती हैं कि प्रीवियस ईयर के पीछे के 10 सालों में चेक करो क्या वो 2 बार रेजिडेंट है और क्या वो 730 दिन तक पिछले 7 सालों में इंडिया में है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएं, मतलब ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएं तो वो कहलाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो यहां पर जो मेरे पास रिजल्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा ROR। समझ में? ये हमने नीचे लिखा भी हुआ था, सॉरी। ये बन गया हमारे पास ROR। अगर वो रेजिडेंट है लेकिन इन दोनों में से कोई एक कंडीशन या दोनों फुलफिल नहीं करेगा तो वो ये है, अदरवाइज तो नॉन रेजिडेंट पहले ही था। 6(1) के अंदर हमने ये पढ़ा कि जो दूसरी वाली कंडीशन थी ये एप्लीकेबल नहीं होती 3 केसेस में। ठीक है। उन 3 केसेस में एक केस था कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और आप मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप हैं तो आपके ऊपर 60 डेज की कंडीशन हटा ली जाएगी। अब इसके रिगार्डिंग एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, वो क्या है वो हमने समझनी है। वो कंडीशन ये कहती है कि एक पर्सन, अब मुझे हाथ से ड्राइंग बनानी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, तो वो पर्सन, ये मैंने बनाई शिप, ये एक ऐसी शिप का क्रू मेंबर है, इंडियन सिटीजन, एक ऐसी शिप का क्रू मेंबर है जो फॉरेन कंट्री में जा रही है। ठीक है जी, ये फॉरेन कंट्री में जा रही है और फिर ये फॉरेन कंट्री से लौट के वापस इंडिया में आ रही है, वो इसका क्रू मेंबर है। अब वो ये कहता था कि जी मेरे केस में कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है ये काउंट करने में, नंबर ऑफ डेज को काउंट करने में। तो उस पे एक एक्सप्लेनेशन आई, वो एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि देखिए जब ये मेंबर यहां पर, ये पोर्ट है, इस पोर्ट पर जब आता है तो इस पोर्ट पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब आजकल तो कोरोना में हम लोग मूवी देखने जाते नहीं, जब आप मूवी देखने के लिए जाते हैं तो आप चेक करते हैं एंट्री पॉइंट पे जब होता है तो आजकल एंट्री पॉइंट पे आपको चेक किया जाता है, होता है कि नहीं होता। या फिर आप मॉल में गए तो मॉल में पहले आप पार्किंग में गए, पार्किंग वाले ने आपको टोकन दिया। ठीक है, तो मान लीजिए पार्किंग के अंदर आप एंटर किए तो पार्किंग वाले ने आपको टोकन दिया, और जब पार्किंग से आप एग्जिट कर रहे थे तो वहां पर उसने वो टोकन लेके आपको एक रिसिप्ट बना के दी आपकी पेमेंट की। ठीक है, तो यानी कि मान लीजिए आप एक मूवी शो के लिए गए और मूवी के शो का टाइम था इवनिंग में 6 to 9।
तो मूवी का टाइम था 6 to 9, लेकिन आपने पार्किंग में एंट्री की 5:45 पर, और जब आप मूवी खत्म हुई आपको निकलने में टाइम लगा, तो आप यहां पर निकल पाए 9:30 पर। तो वो आपसे चार्जेस यहां से लेकर यहां तक के लेता है कि आप इतने घंटे तक उस मॉल के अंदर थे। सिमिलरली उसी कंसेप्ट के तरीके से एक क्या होता है, इनकम टैक्स ने एक रूल दिया। इनकम टैक्स कहता है कि जब इंडियन पर्सन किसी फॉरेन बाउंड शिप, एक ऐसी शिप जो फॉरेन कंट्री में जाएगी और वहां से आएगी, उस केस में जब वो ड्यूटी ज्वाइन करेगा एज अ क्रू मेंबर, तो वहां पर ना उसका एक कार्ड बनता है, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट बनता है, उस सर्टिफिकेट पे स्टैंप डाल दी गई कि आप कब आए थे। तो यहां पर उसने जब एंट्री की और उसके कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पे एंट्री कर दी गई, उसके बाद शिप यहां से मान लीजिए 2 दिन बाद गया, 4 दिन बाद गया, 5 दिन बाद गया, हमें मतलब नहीं, ठीक है। हम इस डेट को लेके चलेंगे। यानी कि वो क्रू मेंबर वाला सरकार से कह रहा था कि भाई मेरे केस में मैं ड्यूटी पर जब ज्वाइन कर लेता हूं तो उसके बाद 2 दिन 3 दिन का टाइम लगता है, उसके बाद हम लोग कई बार निकलते हैं, कई बार कुछ इश्यू आ जाता है, हमें रुकना पड़ता है। अगर हम इंडिया का पार्ट देखें तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया के पार्ट में इंडिया की डेफिनेशन तो यहां है। यानी कि सरकार इस बात पे कह सकती है कि भाई तूने यहां पे ज्वाइन किया, तू तो इंडियन टेरिटोरियल वाटर में था, जब तक तूने ये क्रॉस नहीं किया था तू तब तक इंडिया में ही था। तो कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, उस कॉम्प्लिकेशंस को क्लैरिफाई किया गया कि भाई हम झगड़े में नहीं पड़ेंगे, हम आपका कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देखेंगे, कब आपने वहां पर एंट्री किया, मतलब साइन किया कि आपने उसमें एंट्री कर ली, और जब आपका शिप वापस लौट के आया तो कब आपने यहां पर अपनी ड्यूटी छोड़ने की एंट्री की। हम इसको लेंगे। जैसे कि कोई ऑफिस में आया और उसने अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाई कि वो आ गया, और जब वो गया तो उसने बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाई, तो उससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो रही है। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इस केस में हम क्या करेंगे, आपके इस वाले रिपोर्ट को लेंगे, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट को लेंगे। अब इसको ध्यान में रख करके अब आप मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें कि क्या आपको यह बात समझ में आती है। हम बात कर रहे हैं पीरियड ऑफ स्टे की, उस पर्सन के बारे में जो इंडियन सिटीजन है, क्रू मेंबर है, फॉरेन बाउंड शिप का। फॉरेन बाउंड शिप मतलब ये इंडियन शिप जो है फॉरेन कंट्री में जाएगी और फिर वहां से लौट के आएगी। इन केस ऑफ फॉरेन बाउंड शिप्स वेयर डेस्टिनेशन ऑफ द वॉयज इज आउटसाइड इंडिया, देयर इज अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया। To remove this uncertainty, explanation 2 to section 6(1) along with income tax rules section 126 provides। इसको दूर करने के लिए इनकम टैक्स में कुछ रूल दिए गए जो कि हमारी बुक ने दिया नहीं है। हम कोशिश करेंगे आहूजा जी को इस बात के लिए मेल लिखने की कि सर प्लीज इसको इंक्लूड कर दीजिए, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी, मैंने यहां पे लिख दिया। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ फॉरेन बाउंड शिप है, फॉरेन बाउंड शिप में एक्सप्लेन कर चुका हूं। पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल वॉयज, वहां ये टर्म एलिजिबल वॉयज कही गई है तो हम फॉरेन बाउंड शिप कह देते हैं। शेल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, यानी हम इसमें ये वाला पीरियड शामिल नहीं करेंगे। कौन सा पीरियड शामिल नहीं करोगे? जब वो ड्यूटी ज्वाइन करेगा तो डेट एंटर्ड इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप। जैसे ही वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने गया उसने कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पे एंट्री की, हमने मान लिया तू फॉरेन कंट्री में पहुंच गया। यहां से उसको हमने स्टे ऑफ इंडिया हटा दिया। यहां से लेकर जब वो शिप वापस आया और उसने ड्यूटी से आने के बाद में फिर अपनी एंट्री की कि हाँ मेरी ड्यूटी खत्म हुई, तो एंडिंग ऑन द डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ बाय दैट इंडिविजुअल फ्रॉम द शिप इन रिस्पेक्ट ऑफ सच वॉयज। बाकी एलिजिबल वॉयज क्या है इस बारे में उसको बताया गया है। इस पर एक सीए में क्वेश्चन आया था जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, छोटा सा है। मिस्टर रोहन इज एन इंडियन सिटीजन, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ लंडन बाउंड इंडियन शिप, ये लंदन जाएगा आएगा, एंगेज इन कैरिज ऑफ पैसेंजर्स इन इंटरनेशनल ट्रैफिक, डिपोर्टिंग फ्रॉम मुंबई, मुंबई से जा रहा है 10 अगस्त 2019 को। तो अब ये 10 अगस्त 2019 को जा रहा है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे उसने एंट्री कब की। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स डिटरमिन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर रोहन, उसने एंट्री की ज्वाइनिंग द शिप की कब, 10 अगस्त 2019 को। अब सर यहां पर अगर 10 की जगह 12 होता तो भी मैं इस डेट को ना काउंट करके इस डेट को काउंट करता। अब मेरे हिसाब से वो 10 तारीख से मैं उसको काउंट नहीं करूंगा, वो 10 तारीख को चला गया। साइनिंग ऑफ द शिप बाय मिस्टर रोहन, जब वो वापस शिप लौट के आया होगा तो पहले पैसेंजर उतरे होंगे, शिप खाली हुआ होगा और लास्ट में जाकर के वो शिप से हो सकता है उतर के आया हो सकता है वो पहले भी आ गया हो। तो उसने साइन किया था 13 फरवरी, यानी 10 अगस्त से लेकर 13 फरवरी तक का पीरियड जो है वो ये माना जाएगा वो इंडिया में नहीं था।
ये सारी की सारी बातें हमने यहां पर लिखी हुई हैं और इसी के अकॉर्डिंगली हमने इसको आंसर में डाला हुआ है, ठीक है। और हमारे हिसाब से यहां पर जो डेज निकल के आ रहे हैं, मेरे ख्याल से 189 डेज ये बनेंगे। चेक कर लेते हैं सर। वन 188 डेज बन रहे हैं। अगस्त के बन रहे हैं 22 दिन, ठीक है। क्योंकि मुझे ये 10th इंक्लूड नहीं करनी, तो यानी कि ये 10 तारीख को बाहर गया और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये एक्सक्लूड करके चलना है। तो ये टोटल नंबर ऑफ डेज वो कह रहे हैं 188 डेज बन रहे हैं। तो ये लीप ईयर है, 366 डेज है, 366 में से 188 माइनस कर दीजिए, 178 डेज तक वो इंडिया में है, ठीक है। और पीरियड ऑफ 182 डेज बनता है, यानी कि हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन रेजिडेंट बोलेंगे। तो आप देखेंगे कि हमने इसको कैसे कंप्यूट किया है, ध्यान से समझना। नॉर्मल केस में जब वो जाता है और जब वो आता है हम इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन रूल ने कहा है कि जिस दिन उसने ज्वाइन किया आपने उसको भी एक्सक्लूड करना है, जिस दिन वो वापस आया वो भी एक्सक्लूड करना है, तो हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर आता है 178 डेज का। तो आज हमने इंडिविजुअल का इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमारे को ज्यादा समय बाकियों पर नहीं लगेगा, वो फटाफट खत्म हो जाएंगी। प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। और हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये नहीं होता कि आप क्वेश्चन लेके मेरे पास आ जाएं, सर ये देखिए मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा। हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आप सीखें और फिर आप अपनी प्रॉब्लम जो आपको पढ़ते हुए आए उन्हें बुक देख के पढ़ के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखें। क्योंकि लाइफ में ऐसे ही होगा, हमेशा आपके साथ टीचर नहीं होगा। आपको इतना एफिशिएंट बनना है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ पाएं, ठीक है। तो बुक से पढ़िए, आराम से पढ़िए, जिस मर्जी बुक से पढ़िए। आपके इंडिविजुअल रेजिडेंट के सभी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन दे रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन दे रहे हो, प्रोफेशनल दे रहे हो, यहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। और यहां के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर देंगे, आप कहेंगे सर मैंने स्टेटस तो सही निकाला था, मार्क्स क्यों नहीं मिले, प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दिया था। प्रेजेंटेशन का मतलब है लॉ लिखिए, टीचर जानना चाहता है कि आपको लॉ पता था, क्या लॉ की एप्लीकेशन पता थी, वर्डिक्ट क्या दिया, फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ आप ऐसी खिचड़ी बना के डेज निकाल के अगर आप काम करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, कम मिलेंगे, है ना। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।